हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इसका इतिहास जानेंगे कि भारत देश में संविधान किस तरह से विकसित किया गया। ठीक है, अब देखिए संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये एक लैटिन शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द से उत्पत्ति होती है संविधान शब्द की। ब्रिटेन का जो संविधान है इसे विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। अब देखिए 1895 में 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है, मांग उठ गई थी कब? 1922 में। उसके बाद 1934 में मांग उठ गई थी कि हमें भारतीय संविधान लिखना है। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का जो काल है यह 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब? 1600 में, है ना। यहाँ से इसका ऐतिहासिक विकास शुरू होता है। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित हुआ करती थी उस समय। अब देखिए 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, कब? 1774 में। अब देखिए इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो वो थे एलिजाह इम्पी। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम आता है। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद देखिए 1858 की बात है, उस समय भारत शासन अधिनियम आता है 1858 में। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला जाता है। ये कब होता है? देखिए 1600 के बाद से कंपनी के हाथ में रहता है, लेकिन 1858 में ये जो शासन होता है, भारत का शासन, यह कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश की महारानी जो होती है उनके हाथों में चला जाता है। फिर भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया जाता है। अतः इस समय में के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ये अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए थे। फिर 1909 की बात है, इसमें भारत परिषद अधिनियम आता है। माल्ले मिंटो सुधार इसका नाम था। ठीक है, माल्ले मिंटो सुधार नाम से आता है 1909 में। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया जाता है इसमें। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में भी जाना जाता है। फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन चलाया जाता है। कब? 1919 में। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया जाता है। फिर भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार होता है 1926 में दिया जाता है। देखिए 1926 में। फिर देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। ये कब की बात है? देखिए भारत आज़ाद होने से पहले भी, उसके पहले भी ना संविधान यहाँ पर चलता था। उसका नाम था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इस नाम से चलता था। तो इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे उस समय और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में से द्वैध शासन को हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया जाता है इसमें 1935 में। और म्यांमार को, ये जो वर्मा है ना, इसे भारत से अलग कर दिया जाता है। ये पहले से का हिस्सा था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो जाती है कब? 1935 में। देखिए आरबीआई बहुत पुराना है, 1935 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ इतिहास है कि भारतीय संविधान किस तरह से धीरे धीरे डेवलप हुआ भारत देश में। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और क्योंकि जो संविधान है ये जैसे कि अभी हमने पढ़ा था,
ब्रिटेन को ही विश्व का सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन का संविधान जो चला करता था पहले, उसी से धीरे धीरे अडॉप्ट किया गया, समझा गया कि संविधान कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें अनुच्छेद अनुसूची वगैरह होती है, तो धीरे धीरे वहाँ से विकसित हुआ था जब ये कंपनी आई थी उसके बाद। अब देखिए भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार से हुई है। संविधान सभा के गठन का जो विचार है सर्वप्रथम M.N. रॉय ने 1934 में रखा था। ठीक है, 1934 में रखा गया है। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, इसे आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को भारत में आया था, 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस तथा A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे आपको याद रखना चाहिए, 389, 389 सदस्य थे। और ये तब की बात हो रही है जब भारत और पाकिस्तान एक था, अलग नहीं हुआ था ना। 1946 की हम बात करें तो उस समय तो भारत और पाकिस्तान एक था, तो उस समय जो संविधान सभा थी उसमें कुल इतने मेंबर थे 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे तथा 4 जो थे ना इसमें कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, टोटल कितने थे, टोटल थे 389। ब्रिटिश प्रांतों के कितने थे, 292 प्रतिनिधि थे इसमें, और देशी रियासतों के कितने थे, 93 थे, और 4 जो थे वो कमिश्नर क्षेत्र से थे, है ना। यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भारत विभाजन होता है, कब होता है, 1947 को होता है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना अलग से, और बांग्लादेश का हिस्सा भी बना था उस समय। तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे जो प्रतिनिधि होते हैं ना संविधान सभा की, वो इधर उधर चले गए। जो पाकिस्तान के हिस्से से थे वो पाकिस्तान में चले गए, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश में चले गए। तो भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में अब कितने सदस्य रह जाते हैं, 299 रह जाते हैं। आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, ये जो आंकड़ा यहाँ पर बताया गया ना आपको, ये 1946 का है और ये 1947 के बाद का आंकड़ा है कि 299 सदस्य रह जाते हैं। अब देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, है ना। कब हुई थी पहली बार, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग भी थे, तो उस समय ऐसे ही अस्थायी चुना गया था। तो वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपको याद रखना है, प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग कर ली। ठीक है, यहीं से ही भारत जब अलग नहीं हुआ था ना, भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, उसके पहले ही मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। अब देखिए हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में जाना चाहता था हैदराबाद। ठीक है, ये मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, तो कहाँ जाना चाहता था, पाकिस्तान के हिस्से में जाना चाहता था। इस वजह से इन्होंने यहाँ पर विरोध किया और संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुई। अब देखिए संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया और 213 सामान्य, इसमें से जो 79 वो मुसलमान थे और 4 इसमें से सिख थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या सिर्फ 33 थी और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या मात्र 15 ही थी। ठीक है, इनकी ज़्यादा वहाँ पर भागीदारी नहीं थी, महिलाओं की मात्र 15 ही थी। देखिए 11 दिसंबर 1946 की बात है, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, अस्थायी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, जो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का। नेक्स्ट देखिएगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। संविधान सभा में इनका जो निर्वाचन है पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ तो था, लेकिन जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया तो जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है वो कहाँ चला गया था, पाकिस्तान का पार्ट बन गया था ना। तो फिर बाद में क्या होता है, फिर वहाँ से तो इनकी सदस्यता चली गई थी क्योंकि पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, भारतीय संविधान की सभा में ये रहना चाहते थे। तो फिर ये वापस कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र से ही जीत कर वापस आते हैं
और संविधान सभा में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और ये प्रारूप समिति के आगे चल करके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसमें 7 सदस्य होते तो हैं, लेकिन इसमें से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ही थे जो पूरे समय वहाँ पर अवेलेबल थे, और इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। संविधान सभा के 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ये लगातार वहाँ पर बने हुए थे। लेकिन जो 6 और सदस्य थे इनके प्रारूप समिति में, ये किसी न किसी वजह से वहाँ पर नहीं आ पाते थे। ठीक है, कोई बहुत दूर रहता था, कोई बीमार रहता था अक्सर, तो इस वजह से जो प्रारूप समिति का जितना भी भार है वो सब किनके ऊपर आया था? डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी इनके ऊपर। इसलिए इन्हें कहा जाता है संविधान का वास्तुकार, इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें कहा जाता है संविधान का पिता, हमारे भारतीय संविधान का। ठीक है, अब देखिए संविधान को बनने में कितना समय लगा है, आपको याद होना चाहिए। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारत के संविधान को 29 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया जाता है। पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, हाँ ये बन के तैयार ज़रूर हो गया था इस समय। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा। और उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1950 तक का वेट किया गया और इसे पूरी तरह से लागू किया गया। और 26 जनवरी का ही क्यों दिन चुना गया? क्योंकि इसी तारीख को ना पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, इसलिए इस तारीख का वेट किया गया। 26 नवंबर को बनके तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी को अगले साल लागू किया गया। ठीक है, ध्यान देना आपको, यहाँ से प्रश्न आते हैं, दोनों लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संविधान सभा को अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को ये आखिरी बैठक थी संविधान सभा की। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ये जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष, इन्हीं को ही राष्ट्रपति फिर चुना जाता है। देखिए भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ये याद रखिएगा। क्यों कहा जाता है ये भी हमने देख लिया, क्योंकि प्रारूप समिति में 7 व्यक्ति तो थे, लेकिन उसमें से सिर्फ बाबा भीम ही ऐसे थे जो पूरे समय यहाँ पर थे और अपना योगदान इन्होंने अच्छी तरह से दिया। बाकी जो 6 थे वो सही यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, और ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ये सबसे ज़्यादा नॉलेज रखते थे, 50,000 से ज़्यादा ये पुस्तकें पढ़ चुके थे। और भी बहुत सारे व्यक्ति थे, यहाँ पर 299 व्यक्ति थे, लेकिन उसमें से बाबा भीम जी जो थे, इनका योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है सभी ने, इसलिए सभी ने मिलकर इनको कहा था कि यही पिता है भारतीय संविधान के। ठीक है, यही है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब ने मिलकर कहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री BN राव को नियुक्त किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ये डेट एग्जाम में पूछी जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारे भारत देश का। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था। 1789 में ये पहला लिखित संविधान था। भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी 12 अनुसूचियाँ हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान। जब 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ ना संविधान, तब की ये बात हो रही है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा अभी तक 106 बार संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। बहुत सारे अनुच्छेदों को हटा दिया गया है और बहुत सारे अनुच्छेदों में ही संशोधन किया गया है। ठीक है, चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों का जो विवरण है, यह आपको 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में देखने के लिए मिलेगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया। भारत देश हमारा क्या है? ये राज्यों का संघ है। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग, है ना। हमारा भारतीय संविधान शुरू कैसे होता है, इसकी जो प्रस्तावना है ना उद्देशिका, उसमें शुरू में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है।
भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं होगा। गणतंत्र इसका अर्थ होता है, गण मतलब जनता और तंत्र मतलब उसका शासन। ठीक है, तो जनता जिसे चुनाव में जिताकर भेजेगी वही देश का प्रधानमंत्री होगा, ऐसा कहा गया है। ये कभी भी आनुवंशिक नहीं होगा, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अब अगला देखिएगा, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो आता है 1976 में, इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। अब देखिए, उद्देशिका में संविधान की अंगीकरण की जो तिथि लिखी गई है, ये कब की लिखी गई है? 26 नवंबर 1949 लिखी गई है। ये इसलिए लिखी गई है क्योंकि इस तारीख को बन करके तैयार हो गया था हमारा भारतीय संविधान। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी की ही डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि इस तारीख को जो पहले के नेता थे उन्होंने 26 जनवरी की तारीख को ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट देखिएगा, इसी कारण 26 नवंबर को भारत में हम संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं क्योंकि पूरा बन के तैयार हो गया था। अब देखिए, संविधान की कुछ प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। ये है समिति के नाम और ये है उनके अध्यक्ष। आपको याद होना चाहिए, प्रश्न यहाँ से आते हैं एग्जाम में। देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पहले राष्ट्रपति बनते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रश्न आया था एग्जाम में, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया था, तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। ये सारे नाम याद रखिएगा, प्रश्न आएगा एग्जाम में। अब नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख स्रोत। हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, तो हम ये देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में जो इतनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं वो कौन कौन से संविधान से ली गई हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 50,000 से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ चुके थे, बहुत सारी डिग्रीज थे इनके पास, देश विदेश में जाकर ये पढ़ाई कर चुके थे और ज़िंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव देख चुके थे। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से समझते थे कि जो दूसरी कंट्रीज़ है, अदर कंट्रीज़ है, अगर उन्होंने अपनी स्थिति में सुधार किया है तो किस प्रकार से क्या है और क्या इन्होंने बदलाव किए, क्या उन्होंने ऐसा संविधान में लिखा जिसकी वजह से उनकी देश में बदलाव देखने के लिए मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हमने बाहर वाली जो कंट्रीज़ थी उनके संविधान से लेकर के हमारे देश के संविधान में इंक्लूड की, क्योंकि ताकि हमें देश की स्थिति को सुधारना था, बेहतर करना था। अब देखिए, जो पहले से ही संविधान चलता था हमारे देश में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद जो संविधान धीरे धीरे जो लिख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कितनी अनुसूचियाँ और अनुच्छेद भी थे ना उस समय। तो ये जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, इसमें अनुच्छेद भी थे, अनुसूचियाँ भी थी। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली थी, जैसे संघात्मक व्यवस्था ले ली, न्यायपालिका की शक्ति ले ली, राजनीति की आधारभूत ले ली संरचना और लोक सेवा आयोग। ये चीज़ें कहाँ से ले ली थी? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली थी। उसके बाद देखिएगा, जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन उपबंध लिए हैं। पूर्व सोवियत संघ का जो संविधान है, यहाँ से मूल कर्तव्य के प्रावधान लिए हैं। उसके बाद जो अमेरिका का संविधान था, अभी अमेरिका का जो संविधान था, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारे देश के संविधान में लिखी गई हैं, जैसे मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह से लगाया जाता है, ये उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा के पदेन सभापति, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश। ये जो चीज़ें हैं यह सब हमने कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से ली और हमारे भारतीय संविधान में लिखा। ठीक है, क्यों लिया गया अभी आपको क्लियर कर दिया, ताकि हमारे देश की स्थिति में सुधार किया जा सके। अब देखिए, जापान का संविधान जो था, यहाँ से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को एडॉप्ट किया।
कनाडा के संविधान से सरकार के संघीय व्यवस्था ली गई है, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यहाँ से 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची ली गई, प्रस्तावना की भाषा ली गई, केंद्र राज्य संबंध लिए गए। आयरलैंड का जो संविधान है, यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन की जो पद्धति होती है उसे अपनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्रख्यात व्यक्तियों का मनोनयन किस तरह से करना है ये लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई, संसदीय विशेष अधिकार लिए गए, चुनाव में सर्वाधिक मत के अधिकार पर जीत की प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली है? ब्रिटिश संविधान से प्रावधान लिए गए हैं और हमारे संविधान में डाले गए हैं। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये जो संविधान के जो स्रोत होते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल किस प्रकार का था? 1947 की बात हो रही है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ये सब मंत्रीगण हैं और इनको दिए गए वितरित किए गए विभाग हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री व सूचना व प्रसारण मंत्री थे। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह जो है ये रक्षा मंत्री थे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ये विधि मंत्री, कानून मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई ये रेलवे व परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। R.K. षणमुखम शेट्टी जो थे वित्त मंत्री थे। V.N. गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। फिर देखिएगा C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आते हैं बहुत सारे एग्जाम में कि 1947 का जो पहला मंत्रिमंडल था उस समय किसे किसे कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया था, है ना। अब देखिए संसद को हम समझते हैं। संविधान में संसद का जो प्रावधान है ये आपको अनुच्छेद 79 में देखने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में प्रावधान है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद में जो सत्र वगैरह चलते हैं इसे कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अंग याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। ठीक है, कोई भी बिल आता है जो देश में कानून बनता है तो बिल लोकसभा में पास करना पड़ता है, राज्यसभा में पास करना पड़ता है। उसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनका सिग्नेचर लगता है। ठीक है, साइन लगती है, तभी कोई भी बिल जो होता है, विधेयक होता है, वो कानून बन जाता है। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा को समझ लेते हैं। यह संसद का निम्न सदन है। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। वही यह संसद का उच्च सदन होता है, राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों के बीच में फ़र्क है। आप देखिए लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं, वहीं राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। अधिकतम बात कर रहे हैं यहाँ पर 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में 250। देखिए वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 हैं, 543। राज्यसभा में भी वर्तमान में 235 सदस्य हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए, वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 5 वर्ष और अधिक होना चाहिए, मतलब 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ और ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के लिए आयु क्या रखी गई है? 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, वहीं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है। अस्थायी मतलब इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ये एक स्थायी सदन होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखना है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
अब देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। या फिर आप कहें कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब देखिए, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। मतलब ये पहले देश के उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। ये देश के पहले कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा की 545 सीटें जो हैं 2026 तक निश्चित कर दी गई हैं। 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा इसमें। यह कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था जिसके तहत ये निश्चित किया गया था? तो यह था 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, आपको याद रखना है। राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, उसके बाद इसे आगे भेजना पड़ेगा। साधारण विधेयक संसद की किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन के से ज़्यादा नहीं रोक सकती है, लेकिन जो साधारण विधेयक आता है इसको 6 महीने तक ही रोक सकती है। यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए, जो राष्ट्रपति संविधान तो क्या होता है? राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, आपको याद रखना होगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष या वरिष्ठतम अधिकारी करेगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे, तथा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? याद रखिएगा, 1951 से 52 में हुए थे। 1951 से 52 में पहली बार आम चुनाव हुए थे। गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? 1947 का स्वतंत्र भारत का भी हमने मंत्रिमंडल देखा, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1947 का जो हुआ था आम चुनाव से पहले का जो मंत्रिमंडल था उसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहली बार जो आम चुनाव होते हैं ये कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे, ठीक है। ये पहली बार आम चुनाव हुए थे। तो यहाँ का जो मंत्रिमंडल है वो अलग है, पहली बार चुनाव होने के बाद का मंत्रिमंडल अलग है, आपको ध्यान देना है। अब देखिए, अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को बताए हुए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज़्यादा रहा है। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर एक सीट को छोड़ना पड़ता है, अन्यथा उसकी दोनों सीट चली जाती हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र परस्पर एक दूसरे को सौंप देते हैं। संसद के दोनों सदन की गणपूर्ति सदस्य संख्या 1/10 होती है। इसका अर्थ ये होता है कि सदन में अगर इतने व्यक्ति हैं, 1/10 व्यक्ति हैं, तभी सदन में कार्यवाही आगे चलती है, मतलब वाद विवाद होता है, वरना नहीं होता है, ठीक है। देखिए, प्रारंभ में संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 ही थी। उसके बाद संवैधानिक संशोधन अधिनियम आता है, वह था 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 में। इसके तहत क्या होता है? मतदान करने की जो आयु होती है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। ऐसा प्रावधान 1976 ईस्वी में हो चुका है। 1976 में ऐसा हो चुका है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की स्थिति में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, वरना इसे 5 साल में भंग किया जाता है। अब देखिए, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेविड आइजनहावर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया था। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। 23 अगस्त 1954 को इस सदन का नाम बदल दिया जाता है और राज्यसभा कर दिया जाता है।
राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए अधिकतम 10% सीटें या फिर 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य होता है। संसद की कार्यवाही 3 सत्र में होती है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। अनुच्छेद 249 संसद को विशेष अधिकार देता है जिससे कि वह कानून बना लेता है। ठीक है, संसद कानून बना सकता है, ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 249 में। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। अगला है, भारतीय संसद एक वृत्ताकार भवन था। ये पहले पुराना बात हो रही है। वर्तमान समय में जो संसद भवन है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। जो पहले वाला था इसका डिज़ाइन आर्किटेक्ट वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हेबर्ट विकन ने 1912 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी। भारत का नया जो संसद भवन है यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया। अब देखिए, लोकसभा में सबसे अधिक सीटें राज्यों में आपको उत्तर प्रदेश देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से 80 सीटें हैं, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से 7 सीटें हैं। कहाँ की? लोकसभा की। राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें कहाँ से मिलती हैं? राज्यों में उत्तर प्रदेश से 31 और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से 3 सीटें मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोकस सभी नेताओं का कहाँ रहता है? उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। अब देखिए, लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। अब देखिए, भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, इन भागों को बांटा गया है और इनमें अनुच्छेद दिए गए हैं। अब देखिए, इसी तरह से पढ़ते हैं तो पढ़ने में आसान हो जाता है हमारा भारतीय संविधान। इसमें अनुच्छेद 395 तक आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे और भाग 22 देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, हाँ, बहुत सारे इसमें ऐड किए गए हैं और कुछ हटा भी दिए गए हैं। बहुत सारे अनुच्छेद जो पुराने थे ना उनको हटा भी दिया गया है और बहुत सारा संशोधन भी किया जा चुका है। अभी तक 106 बार संशोधन हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर कौन से 22 भाग हैं जिन्हें अनुच्छेद 395 में बांटा गया है, पढ़ लेते हैं। भाग पहले में आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको सिर्फ नागरिकता के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़ने के लिए मिलेंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। उसके बाद देखिएगा भाग 4 का क, इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ये अलग से संवैधानिक संशोधन करके जोड़ा गया। इसमें आपको 51 का क पढ़ने के लिए मिलेगा, अनुच्छेद 51 का क। अब भाग 5 में संघ से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 52 से लेकर 152 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अब भाग 6 में आपको राज्य से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिलेंगे, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। उसके बाद भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य देखने के लिए मिलता है। देखिए, इसे हटा दिया गया, अनुच्छेद 338 को हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब भाग 8 में आपको संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके बारे में कहाँ से कहाँ तक लिखा गया, अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक आपको सिर्फ संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद भाग 9 में आपको पंचायतों से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं। और ये कौन से अनुच्छेद में पंचायतों से संबंधित आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 के क से लेकर ण तक, अनुच्छेद 243 के क से लेकर ण तक। अब भाग 9 में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। भाग 9 के क में, भाग 9 में सिंपल भाग 9 में आप पंचायतों से पढ़ेंगे। भाग 9 का क अगर पूछा जाए तो नगर पालिकाओं से। अब देखिए, यहाँ के अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद यहाँ पर 243 ही चल रहा है, लेकिन त से लेकर य छ तक। उसके बाद भाग 9 का ही ख भी है, 9 का ख भी है इसमें सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 243 के य ज से लेकर य न तक। भाग 10 में आपको अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिलेंगे, यह अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के क तक। भाग 11 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के राज्यों के बीच में संबंध पढ़ने के लिए हमें मिलता है। और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक अनुच्छेद देखने के लिए मिलेंगे आपको, अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक, है ना। उसके बाद भाग 12 में आपको वित्तीय, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिलेगा।
अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के क तक। नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 301 से लेकर 7 तक। फिर भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। फिर भाग 14 का जो क है इसमें अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 323 के क से लेकर 323 के ख तक। फिर भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, 324 से लेकर 329 तक। उसके बाद भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है, 330 से लेकर 342 तक। फिर भाग 17 में आपको राजभाषा से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिलेगा, उसे बांटा गया है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध से संबंधित है, भाग 18 में है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 352 से लेकर 360 तक। फिर भाग 19 में प्रकीर्ण है, इसमें 361 से लेकर 367 तक। उसके बाद देखिएगा भाग 20 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में लिखा गया है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, और यह कौन सा है अनुच्छेद 368, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, इसके तहत ही संविधान में संशोधन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है भाग 21, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 352 तक। फिर भाग 22 में संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ है और निरसन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक। ठीक है, तो अनुच्छेद कितने हैं, 395 है, इसमें बहुत सारे हैं, इसमें क घ घ करके भी आपको मिलता है, देखने के लिए मिलता है। तो ये अनुच्छेद कहाँ तक है भाई, हमारे पास अनुच्छेद 395 तक है, और भाग कितने हैं, 22 है। ठीक है, आप किसी भी पुस्तक में देख लें, आपको इसी प्रकार से पढ़ने के लिए मिलेगा, भाग 22 देखने के लिए मिलेंगे, और अनुच्छेद 395 तक। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे अनुच्छेद हटा दिए गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं, और अभी तक 106 बार संविधान में संशोधन हो चुके हैं। इसमें से कुछ भाग हैं जो समाप्त कर दिए गए हैं और कुछ उसमें ऐड किए गए हैं। अब देखिएगा संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद ही हम कवर करेंगे, सारे नहीं कर रहे, सारे तो मैं अलग से पहले भी कवर करवा चुकी हूँ। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक, 395 तक मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और इसमें कितने अनुच्छेद हटा दिए गए हैं वो सब भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अलग से वीडियो बनी हुई है, कंप्लीट वीडियो बनाई थी। चलिए अब देखिए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कवर कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 में आपको भारत राज्यों का संघ है लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। भारत क्या हमारा, ये राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 में संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व उसकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं आराम से। ये किसके पास पावर होती है, संसद के पास पावर होती है। ठीक है, किसी राज्य के पास पावर नहीं है कि वो अपना खुद का नाम बदल ले, संसद के पास ये पावर है कि वो किसी भी राज्य का नाम बदल दे, उसकी सीमा में परिवर्तन कर दे, किसी भी राज्य का गठन कर दे। अब देखिए अनुच्छेद 5 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। हमारे भारत देश की एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर का जो संविधान चलता था उसमें दोहरी नागरिकता हुआ करती थी, लेकिन हमारे भारत देश की नागरिकता कैसी, एकल नागरिकता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। देखिए अनुच्छेद 17 में 1947 की बात हो रही है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे संविधान में ये चीज़ को जोड़ना पड़ा, अस्पृश्यता का अंत करना पड़ा। मतलब छुआछूत जैसे जो चीज़ें होती थी उसको स्पेशली लिखा गया अनुच्छेद 17 में कि इस चीज़ का अब अंत कर दिया जाता है। इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, अभी भी भारत देश के बहुत सारे कोनों में ऐसा होता रहता है। उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित तो न्यूज़ हमें आए दिन देखने के लिए मिलती है। अभी कुछ दिन पहले भी देखने के लिए मिला था, एक दलित समाज के व्यक्ति को, हिंदू ही है वो घोड़ी पे बैठा था और उसको कुछ उच्च जाति के जो व्यक्ति थे उन्होंने उसे हटा दिया था, घोड़ी से हटा दिया था। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। आज के समय में भी ये चीज़ें होती हैं भारत देश में। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। बहुत सारी उपाधियाँ दी गई थी, अंग्रेज़ों के द्वारा भी दी गई थी और बहुत सारे क्रांतिवीरों को भी दिया गया था, तो उन सारी चीज़ों का अंत कर दिया गया। अब देखिए अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं।
अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, मतलब आपकी जान आपकी जान की बचा सकते हैं, आपकी जान बचाने का आपको अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता का आपको संरक्षण करने का आपको अधिकार है। अनुच्छेद 21 का जो क है इसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, मानव तस्करी और बालाश्रम का निषेध है। अब देखिए अनुच्छेद 24 में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। जो अल्पसंख्यक है जैसे सिख है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, मुस्लिम है, ईसाई, ये सब क्या है, अल्पसंख्यक है। इन वर्गों के हितों का संरक्षण है ना। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। देखिए अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 45 में अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध देखने के लिए मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 में आपको कृषि और पशुपालन का संगठन देखने के लिए मिलेगा। वहीं अनुच्छेद 48 का जो है इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में प्रावधान है। अब देखिए अनुच्छेद 51 इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। यहीं पे ही अनुच्छेद 51 का जो है इसमें मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 52 में आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है, मतलब भारत के राष्ट्रपति का गठन किस प्रकार से होगा, भारत देश के लिए एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ऐसा लिखा गया अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, किस पद्धति के द्वारा होगा, ये लिखा गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के लिए बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 58 में आपको राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, ये लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 60 में आपको राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से चलाया जा सकता है, ये प्रक्रिया लिखी गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ तभी लगाया जा सकता है जब वो संविधान का उल्लंघन करे। ठीक है, संविधान का उल्लंघन करे या संविधान को ना मानने जैसी या संविधान के विपरीत कोई अगर कार्य करते हैं राष्ट्रपति, तभी उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। सिर्फ ठीक है, सिर्फ इसी के तहत लगाया जा सकता है, वरना और कोई ठोस रीज़न नहीं होता है। देखिए अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति किस प्रकार से बनाया जाएगा, ये लिखा गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, लिखा गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की पावर है। ठीक है, क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद क्या करता है, राष्ट्रपति की सहायता करता है, और इसी मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी किसे कहते हैं? भारत का महान्यायवादी मतलब ये जो केंद्र सरकार है उसका ये वकील होता है, उसे कहा जाता है भारत का महान्यायवादी। ये भारत सरकार का वकील है। अनुच्छेद 80 में आपको राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिलेंगे। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना किस प्रकार से होगी, ये लिखा गया। फिर अनुच्छेद 85 में संसद का सत्रवासन और विघटन किस प्रकार से होगा। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय इससे संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 106 में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है। क्यों की जाती है वैसे ज़्यादा संयुक्त बैठक? जब किसी भी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में अगर मतभेद हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे राष्ट्रपति है वही अनुच्छेद 108 का इस्तेमाल करते हैं और संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। ठीक है, बहुत सारे विधेयक हैं, उसमें से धन विधेयक कौन है इसकी परिभाषा लिखी गई है 110 में। अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 125 में न्यायालयों की वेतन आदि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, यह लिखा गया है। अब देखिए अनुच्छेद 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में लिखा गया है। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय से
परामर्श कर सकते हैं, है ना, किसी भी बारे में। अब देखिए अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 153 में आपको राज्य के राज्यपाल से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिलेंगे। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, और जो राज्यपाल को सलाह और सहायता दे रहे हैं जो मंत्रिपरिषद, इसी का प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है ना, राज्य में। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन किया गया है, किस प्रकार से यह लिखा गया है। ठीक है, विधानमंडल में क्या आ जाता है, विधान परिषद भी आ जाता है, विधानसभा भी आता है, विधानसभा विधान परिषद। देखिए अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, ठीक है, गठन भी किया जा सकता है, और पहले से ही है गठित तो उसे भंग भी किया जा सकता है, मतलब उसे समाप्त किया जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद व सभापति और उपसभापति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की क्या शर्तें होंगी, ये लिखा गया है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, लिखा गया। अनुच्छेद 243 का जो क है, इसमें ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के क में, अनुच्छेद 243 के ख में पंचायत की संरचना किस प्रकार होगी। अनुच्छेद 243 के थ में नगर पालिकाओं का गठन कैसा होगा, लिखा गया। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होगा। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय देखने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखे के संबंध में प्रावधान है। उसके बाद अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 229 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व है, और उसे वैसे हटा दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व है, यानी आंग्ल भारतीय वाला जो है ये हटा दिया गया है। आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं, जैसे कोई अंग्रेज़ों के समय में क्या था कि रेलवे ट्रैक बिछाना है या फिर कुछ भी बड़ा जो कार्य करना था, ऐसे ठीक है, रेलवे ट्रैक बिछाना था, तो मजदूर वगैरह कहाँ से आए थे, बाहर देश से आए थे, तो वो यहाँ पर आके बसे थे, फिर यहाँ पर थोड़े समय तक बसते रहे, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने फैमिली जो बढ़ाई थी, अपनी आगे की थी फैमिली, यहीं के ही लोगों से मिल मिलाप करके, तो उसके बाद जो बच्चे जो पैदा होते हैं उसी को ही कहा जाता है आंग्ल भारतीय। ठीक है, पिताजी कहाँ से रहेंगे, विदेश से रहेंगे, बाहर के रहेंगे, या फिर माताजी बाहर के रहेंगे, और बच्चे जो होंगे वो यहाँ के भारतीयों से अगर होते हैं तो उसे कहा जाता है आंग्ल भारतीय, है ना। पहले इनके लिए आरक्षित सीटें कर दी गई थी, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 338 में आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 338 का जो है इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान है, इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हैं। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है।
ठीक है। वैसे राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अनुच्छेद 360 में देखिएगा वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसदीय शक्ति और उनके प्रक्रिया के बारे में संबंधित है। ठीक है, प्रावधान है, ये ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अब देखिएगा भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची कवर कर लेते हैं। हमने भाग कवर कर लिया, हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद कवर कर लिया, अब अनुसूची बची है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। जब मूल संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था, संविधान 1950 को लागू हुआ था, तब से सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी, है ना। बाद में धीरे धीरे बढ़ा करके संविधान में संशोधन कर करके 12 अनुसूचियां कर दी गई। देखिए, पहली अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। दूसरी अनुसूची में इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। किसे किस तरह का वेतन दिया जा रहा है और क्या साथ में सुविधाएं दी जाएंगी, यह दूसरी अनुसूची में लिखा गया है। तीसरी अनुसूची में आपको इसके विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ के बारे में उल्लेख है, मतलब कौन किसे शपथ दिलाएगा यह लिखा गया है। चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधि का वितरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में इसमें अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया गया है। देखिए, इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती में दोनों कानून बनाएगी। देखिए, संघ सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय 97 विषय थे, लेकिन अब 100 हो गए। राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। राष्ट्रीय हित संबंधी होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके में 66 विषय थे, लेकिन अभी कम करके 61 कर दिए गए हैं। ठीक है, कुछ विषय कहाँ चले गए? केंद्र के पास चले गए। अब देखिए, समवर्ती सूची मतलब इसमें दोनों हैं। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, परंतु कानून के विषय अगर समान हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर शिक्षा के ऊपर कानून बनाया है कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार दोनों ने बना दिया है, तो जो केंद्र सरकार है जो उसने कानून बनाया है, क्योंकि बड़ी ये है केंद्र सरकार है, इसको हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा, है ना, राज्य सरकार का नहीं होगा। संविधान के लागू होने के समय 47 विषय थे, परंतु अभी वर्तमान में 52 कर दिए, 57। 8वीं अनुसूची को देखिएगा, इसमें भारत की 22 भाषाओं को उल्लेख देखने के लिए मिलता है। कितनी? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। देखिए, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। पहले सिर्फ 14 भाषाएं थी, धीरे धीरे इसमें 22 भाषाएं जोड़ कर दी गई, है ना। 1967 में सिंधी को, 1992 में मणिपुरी को, नेपाली को, कोंकणी को और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, इन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब देखिए, 9वीं अनुसूची को देखिएगा। इसमें संविधान में यह अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। यह भूमि सुधार से संबंधित है। पहली बार संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1951 में हुआ था। मतलब संविधान लागू होता है 1950 में और ठीक 1 साल बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है 1951 में। इसमें भूमि सुधार से संबंधित कुछ प्रावधान है। फिर 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम में आया था, 52वां नंबर का आया था, 1985 में आता है यह। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, दल बदल क्या है? मतलब कि क्या होता था, कोई भी नेता किसी भी पार्टी से जीत कर आता, मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कांग्रेस से जीत कर आता है, लेकिन आगे जाकर के वो बीजेपी में मिल जाता है, लेकिन क्योंकि वो जीत कर आया है तो क्या उसकी सदस्यता रहेगी या हटा दी जाएगी? उसे वापस से बीजेपी के नाम से जीतना पड़ेगा, नहीं जीतना पड़ेगा? ये सब लिखा गया है 10वीं अनुसूची में। दल बदल संबंधित प्रावधान है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, बहुत सारे नेता किसी भी पार्टी से जीत कर आते और दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाते। अब देखिए 11वीं अनुसूची, यह पंचायती राज से संबंधित है। यह
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो आया था 1993 में, इसके द्वारा जोड़ा गया 11वीं अनुसूची को। इसमें 29 विषय दिए गए हैं पंचायती राज से संबंधित। फिर जो 12वीं अनुसूची है यह शहरी क्षेत्रों के प्रावधान प्रशासन के बारे में है तथा शहरी क्षेत्रों के 18 विषय इसमें दिए गए हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्रों के। यह अनुसूची कब जोड़ी गई है? 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था 1993 में, तब जोड़ा गया था इसे। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम दोनों एक ही समय आए थे 1993 में। इसमें 11वीं 12वीं को जोड़ा गया 1993 में। आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हम डिटेल में कवर कर लेते हैं। मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, मैग्ना कार्टा। देखिए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था 1978 में आया था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था पहले। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार हुआ करता था, फिर बाद में से कानूनी अधिकार बना दिया गया। कारखाने आदि में 14 से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इसे कार्य करने पर रोक लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा अनुच्छेद 24 में लिखा गया। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के अनुच्छेद जो 32 है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसे अनुच्छेद 32 को कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना है? जो प्रस्तावना है यही भारतीय संविधान की आत्मा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया? अनुच्छेद जो 32 है ये भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, अब देखिए शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का जो 1 है ख, इसमें लिखा गया है शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, मतलब आंदोलन वगैरह कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ जाते हैं ना बहुत सारे लोग मिल करके और कोई मांगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो ऐसा लिखा गया अनुच्छेद 19 के 1 में ख में। 1 का ख है ना, उसमें लिखा गया कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए, हथियार वगैरह नहीं होना चाहिए और किसी तरह का कोई उपद्रव वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके आप अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं। अब देखिए मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा है कि अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। कब? 1979 में। अनुच्छेद 21 के क में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ऐसा अनुच्छेद 21 के क में लिखा गया है कि अनिवार्य कर दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, कम उम्र के जो बच्चे हैं, इनको किसी भी हाल में अनिवार्य शिक्षा देना ज़रूरी है और वो भी बिल्कुल निःशुल्क है ना। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल का गठन किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट स्कूल का गठन क्यों किया गया? ताकि फ्री एजुकेशन दिया जा सके। अब देखिए संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है। किसी व्यक्ति का टेलीफोन टैप करना वाक अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 के 1 का जो क है तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ठीक है, यह इसका उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति का टेलीफोन टैप करना। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार के रिट्स होती हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय भी जारी कर सकते हैं, दोनों के लिए अनुच्छेद अलग है। अनुच्छेद 32 को इसलिए ही बाबा साहेब ने क्या कहा है कि संविधान की आत्मा है। इसमें 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रक्षा। ठीक है, इसमें पावर्स हैं उच्चतम न्यायालय के पास कि 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। इसमें एक एग्जांपल अभी हम लेते हैं, जैसे कि अगर किसी भी अपराधी को जेल में बंद किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसे जो मजिस्ट्रेट होते हैं
उनके सामने पेश करना ज़रूरी होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा समय तक उनको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, अंदर जेल में बेवजह बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार से इसमें बहुत सारी और चीज़ें लिखी गई हैं। 5 यहाँ पर महत्वपूर्ण रिट्स हैं, आपको ये पढ़ना चाहिए, है ना। ये पढ़ा चुकी हूँ मैं अलग से वैसे पहले भी। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे मौलिक अधिकार निम्न प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार, पहला है समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक लिखा गया है समता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक लिखा गया है। जैसे बोलने का आपको अधिकार है। ठीक है, आप आपकी मांगे पूरी करवाने के लिए आप कहीं पर भी धरना दे सकते हैं, इस तरह से। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक लिखा गया है। 5वें में संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32। ठीक है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 32 में। ये महत्वपूर्ण है, इसी को ही बाबा साहब क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा। अब देखिए मौलिक कर्तव्य, देखिए ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार अलग होते हैं। ये मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरोध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य अलग हैं। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, उससे पहले नहीं था, 1976 में से जोड़ा जाता है। इसे रूस के संविधान से लिया गया था मौलिक कर्तव्य को। मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का जो क है, ये जो अलग से जोड़ा गया है 4 का क, इसमें अनुच्छेद 51 के क में देखने के लिए मिलता है। मूल कर्तव्य के अनुसार राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करना दंडनीय अपराध है। ठीक है, आप इसका अनादर नहीं कर सकते, देश के राष्ट्रगान का नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का भी नहीं कर सकते। मूल कर्तव्य के अनुसार वन, झील, नदी और वन्यजीव आदि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मूल कर्तव्य क्या, ये आपका कर्तव्य है, आपका खुद का कर्तव्य है। ठीक है, राष्ट्रगान का अपमान ना करें, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना करें, वन, झील, नदी, वन्यजीव, इन सब की रक्षा करना आपका अधिकार है। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40 में आपको ग्राम पंचायतों का संगठन देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 48 में आपको कृषि एवं पशुपालन का संगठन देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। न्यायपालिका में क्या क्या आ जाता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है और बहुत सारे जिला छोटे छोटे न्यायालय वगैरह भी आ जाता है इसमें, वो होता है न्यायपालिका। कार्यपालिका में कौन आता है, कार्यपालिका में हमारी केंद्र सरकार आ जाती है, राज्य सरकार आ जाती है। ठीक है, ये अलग है और न्यायपालिका अलग है दोनों। देखिए अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में लिखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो आया था 1976 में, इसमें नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों के परे वीरता दी गई थी। नेक्स्ट है केटी शाह के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वर्ष 1993 में पारित अधिनियम के तहत प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था 1993 में। 6 समुदाय को देश में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था 1993 में, जैसे सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम, जैन, ये सब क्या है, अल्पसंख्यक है भारत देश में। देश की जनसंख्या में इसका हिस्सा कितना है, 19.50% इसका हिस्सा है। ये भारत देश में 19.50% हिस्सा रखते हैं ये अल्पसंख्यक। अब देखिए इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। किसमें, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद सरदार अली खां। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में किया गया था। संविधान और विधि के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक थी। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजया राहटकर।
नेक्स्ट देखिएगा लेखपाल और लोकायुक्त। 18 दिसंबर को संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 पारित कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को इस ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करके इसे अधिनियम बना दिया था। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त को। नेक्स्ट देखिएगा बिल की पृष्ठभूमि। लोकपाल शब्द की जो रचना है 1963 में लक्ष्मी वल सिंघवी ने की थी। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन की सिफारिश की थी। सर्वप्रथम 1968 में 1968 में लोकपाल को संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद संसद में कई बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया और 11वीं बार 2011 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर हस्ताक्षर करके इसको कानून बना दिया। लोकायुक्त संस्था की स्थापना होती है सर्वप्रथम ओडिशा में की गई थी। अब देखिए ओम्बुड्समैन नाम से लोकपाल पद का गठन सर्वप्रथम स्वीडन कैंडवेनियम देश में किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 इस बिल के ड्राफ्ट को लोकसभा में मनु सिंघवी कमेटी ने तैयार किया। राज्यसभा में लोकसभा पर संशोधन के लिए सत्यव्रत चतुर्वेदी कमेटी का गठन किया जाता है। संरचना होती है लोकपाल और अधिकतम 8 सदस्य इस आयोग के सदस्य होंगे, जिनमें से 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे और अन्य 4 सदस्यों में 50 अल्पसंख्यक, ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल समिति के पहले अध्यक्ष रहे, नियुक्त किए गए। राष्ट्रपति ने इन्हें शपथ ग्रहण कराई थी। पद ग्रहण करने से पूर्व वह राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष के लिए क्या अर्हताएं होती हैं? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट या रिटायर्ड न्यायाधीश होना चाहिए। ऐसा गणमान्य व्यक्ति जिसे भ्रष्टाचार विरुद्ध मामलों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। क्योंकि चेयरमैन और सदस्य का जो कार्यकाल है 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए है। अब देखिए इन सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय जो कमेटी होती है वही करती है। लोकपाल के जांच के दायरे में मामूली सरकारी कर्मचारी से लेकर कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। कोई भी व्यक्ति लोकपाल से शिकायत कर सकता है। शिकायत कैसे हो ये लोकपाल तय करेगा। भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल खुद संज्ञान ले सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में 2 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय एकता परिषद। इसकी स्थापना होती है 1961 में। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत की कुछ राष्ट्रीय चिन्ह देख लेते हैं। भारतीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सफेद पट्टी के बीच में नीला रंग का चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं तथा इस चक्र को सारनाथ के अशोक स्तंभ से बनी चक्र से लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का है। सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का एवं जो हरा रंग है जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है। जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 का जो पहला है उसका जो क है इसके अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रगीत। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इस गीत को सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। 1996 में। गाने की समय सीमा 1 मिनट और 5 सेकंड की है राष्ट्रगीत की। देखिए भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रथम प्रारंभ जो है जन गण मन और समापन जो है वंदे मातरम के गायन से होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ हमेशा जन गण मन से होगा और समापन वंदे मातरम से होगा। पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा फिर राष्ट्रगीत गाया जाएगा। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। इसको गाने का जो समय है वह है 52 सेकंड का। ठीक है, 52 सेकंड का समय लगता है तथा संक्षेप अवधि 20 सेकंड की है। यह सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक।
भारत का राष्ट्रपति सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा गया सूत्र है सत्यमेव जयते। देवनागरी लिपि में ये लिखा गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी कार्य में प्रयोग करने के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग को। देखिए, इसका पहला महीना चैत्र व अंतिम महीना फाल्गुन होता है। यह सामान्य वर्ष से 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन एक प्रकार की यहाँ मछली है। अब देखिए, राज्य भाषा संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी है। ध्यान दीजिएगा, देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राज्यसभा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए श्री B.G. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया था। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। देखिए, संविधान के 8वें अनुसूची में निम्न 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। असमिया है, बांग्ला है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। यहाँ 10वें नंबर पे यहाँ पंजाबी आएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, पंजाबी आएगी। तो ये सभी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, भारत देश की 22 राजभाषाएं हैं। तो भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी क्या है, एक राजभाषा है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे भारत देश का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन आप सर्च करें, आप जानें, जब देश का ही खेल मंत्री खुद बोल रहा है कि देश का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं देश का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, हाँ, हॉकी इसलिए कहा जाता था, या फिर अभी भी इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे मेडल्स वगैरह जीत रखे हैं। ठीक है, वो अच्छा खेल प्रदर्शन करती है, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। और आजकल की जो बुक्स छापी जाती हैं उसमें भी ये लिखा जाता है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। हमारे देश के जो खेल मंत्री है वो खुद साफ कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, आपात उपबंध। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 में क्या लिखा हुआ है। इसकी घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति द्वारा देश में किसी भी भाग या फिर पूरे देश में लगाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1 माह तक जारी रहती है। यदि संसद इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो 6 माह तक भी बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में लोकसभा का जो कार्यकाल है 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। दूसरी बार आपातकाल पाकिस्तान के युद्ध के समय लगता है 3 दिसंबर 1971 में। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण 26 जून 1975 को लगाया गया था। ठीक है, तो 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है, ध्यान दीजिएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगाया जाता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन। अब देखिए, यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य के शासन को अपने हाथों में ले सकता है। और किसके थ्रू लेता है, राज्यपाल के थ्रू लेता है। ठीक है, वहाँ पर राज्यपाल फिर अपने हिसाब से राज्य को चलाने लगता है, उसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन। वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार होती है वो संविधान के अनुसार नहीं चलती, अपनी मर्जी से चलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा होता है। अब देखिए, राज्य में आपातकाल की अवधि 2 माह की होती है। इससे अधिक के समय में संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, तब ये 6 माह की जा सकती है। राज्यों में आपातकाल की अवधि अधिकतम 3 साल तक होती है। सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1951 में। ठीक है, पहली बार लगाया गया था। सर्वाधिक समय तक ऐसा आपातकाल जम्मू कश्मीर में लगा था।
अब देखिए वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में यह आपातकाल तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश में वित्तीय साख खतरे में है। इस आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथा भारत में एक भी बार यह नहीं लगा और कभी लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति। अब देखिए प्रमुख संविधान संशोधन। अब देखिए बहुत सारे संवैधानिक संशोधन हुए हैं, उसमें जो प्रमुख है ना वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो पहला हुआ था ये ठीक 1 साल बाद ही हो गया था, ध्यान दीजिएगा। संविधान लागू होता है 1950 में और ठीक 1 साल बाद ही पहला संशोधन करना पड़ा। इस संवैधानिक संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। अब देखिए 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 में आता है। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। बस इसके बाद जो 1956 वाला जो संशोधन आता है ना, उसके बाद ही भारत देश में बहुत सारे राज्यों में टकराव होने लगता है और भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होता है। ठीक है, बहुत सारे राज्य एक दूसरे से अलग किस आधार पर हुए थे? भाषा के आधार पर ही तो अलग हुए थे, क्योंकि अधिनियम ही पारित कर दिया गया था इसलिए, वरना उसके पहले भाषा के आधार पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए अगला है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो आया था 1976 में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसी का ही नाम है। इस संशोधन से संविधान से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। संविधान के भाग 4 का जो कहे इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, अभी 11 हैं इसमें। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, इसमें कर दिया गया था लेकिन बाद में वापस बदलाव कर दिया गया था। अभी कितना है? अभी तो 5 साल ही है। देखिए इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि जैसे जो विषय हैं इसमें राज्य सूची से समवर्ती सूची में लेकर आ गए थे। मतलब जो ये टॉपिक्स हैं जैसे वन हो गया, संपदा, शिक्षा से संबंधित या जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित अगर कानून बनाना हो तो राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। अब देखिए उसके बाद जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में, ये जो आया था ना इसमें बहुत सारी चीज़ें जो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम में जो कर दिया गया था ना उसको वापस से हटा दिया गया। ठीक है, मतलब वापस से बदलाव किया गया था उसी में, और जैसा पहले था वैसे ही बनाने की कोशिश की थी। अब देखिए इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया था, ये इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद आया था 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 में। दल बदल विरोधी प्रावधान, अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल विरोधी प्रावधान है। क्या होता है हमने देख लिया। ठीक है, कोई भी नेता किसी पार्टी से जीत कर आता और दूसरे दल में जाकर मिल जाता था और इस तरह से कोई भी बहुमत दल का नेता बन जाता था फिर। ठीक है, और सरकार बन जाती थी और गिर जाती थी, ऐसा बहुत हो रहा था। तो फिर इसको बाद में जोड़ा जाता है 1985 में, दल बदल विरोधी प्रावधान आता है। उसके बाद देखिएगा 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो आता है 1989 में। इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है, पहले 18 ही थी, फिर 21 कर दी गई, फिर वापस 21 से 18 कर दी गई, है ना। इस तरह से बदलाव हो चुके हैं। अब देखिए उसके बाद आता है 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया जाता है। अब देख सकते हैं ये 1951 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 में आता है। इसे पंचायती राज 11वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। उसके बाद 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में आता है। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। उसके बाद 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आता है 2003 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को शामिल किया जाता है और इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ाकर अब इसमें 22 भाषाएं कर दी गई हैं। 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 में आता है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू किया जाता है। 103वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम आता है 2019 में। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, यह 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था 2019 में। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको 10% आरक्षण मिलेगा। संविधान अभी जो नया संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ है 2023 में हुआ है। ठीक है, अभी तक 106 बार संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। तो 106वां नंबर का जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था इसमें लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभाओं में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
और देखिए यहाँ पर कुछ शब्द देखने के लिए मिलते हैं हमें भारतीय संविधान में, जैसे शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो काल होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, टाइम वेरी हो सकता है। यह 12 बजे से प्रारंभ होता है, 1 बजे तक चलता है। वर्तमान में इसका जो समय है ना शून्यकाल का 1 से 2 बजे का है। संसद का स्थगन कहा जाता है, संसद का स्थगन, तो इसमें संसद के कामकाज को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे का हो सकता है, दिन का हो सकता है, सप्ताह का भी हो सकता है। कहते हैं ना संसद को स्थगित कर दिया गया। अब देखिए अविश्वास प्रस्ताव जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना संसद सत्रों में, तो ये क्या होता है, यह सदन के विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। ठीक है, जो विपक्षी दल होता है वो लेकर आता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना तो ज़रूरी है। यह प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद 10 दिन में इस पर चर्चा होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे अभी उपराष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर लेकर आ गए कि उन्हें हटाना चाहिए, तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। और ये कौन लेकर आता है, विपक्षी दल लेकर आता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और बहुत ही डिटेल में हमने क्लियर किया है आज के इस वीडियो को। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है, आपसे यह प्रश्न पूछा है। कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।